भाग निकले। 8 साल बाद प्रताप पैलेस। शौर्य अपने कोमा में पड़े पिता के पास बैठा था। कमरे में कियारा और दादाजी की तस्वीर पर हार चढ़ा था। शौर्य ने अपनी नम आंखों से कहा, डैड, अब बदला लेने का टाइम आ गया है। मुझे माफ करना छोटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। जतिन ने आकर कुछ तस्वीरें दिखाई। सर, अनाया उर्फ शौर्य का अपनी बहन कृतिका और पति प्रणय के साथ शिमला में रहती है। वो प्रेग्नेंट है। शौर्य ने मुट्ठी भींचकर कहा, मुझे ये लड़की कल के कल चाहिए। शिमला। कृतिका, जो 18 साल की बेहद मासूम और खूबसूरत लड़की है, अपने घर के गार्डन में खेल रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन के किए की सजा उसे मिलने वाली है। अगले दिन कृतिका कॉलेज एडमिशन के लिए निकली, पर वो यूनिवर्सिटी के बदले एक अंधेरे कमरे में पहुंची। वहां शौर्य ने उसके चेहरे पर पानी फेंका। कृतिका की आंखों से पट्टी हटी तो वो सामने शौर्य को देखकर बोली, जीजू, आप? शौर्य चौंक गया। तुम जानती हो मेरे बारे में? कृतिका ने कांपते हुए कहा, दी ने बताया था कि आप उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे, इसलिए उन्होंने आपको छोड़कर प्रणय जीजू से शादी कर ली। शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। अचानक शौर्य ने कृतिका के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और बोला, मैंने क्या किया और क्या नहीं, ये तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो तुम्हारी दी और उस निकम्मे बाप को सरप्राइज देने का टाइम आ गया है। उसने झटके से कृतिका के बाल छोड़ दिए, जिससे वो दर्द के मारे चीख उठी और रोने लगी। तभी शौर्य अपनी तेज आवाज में गरजा, चुप, एकदम चुप, नहीं तो तुम्हारी जुबान काटने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ विक्रांत और अनाया उर्फ शौर्य का अपने घर के हॉल में बैठे थे। तभी उन्हें बाहर से तेज आवाजें सुनाई दी। दोनों दौड़कर बाहर आए तो देखा कि उनके गार्डन में एक प्राइवेट जेट उतरा है। जेट से जो बाहर निकला, उसे देख दोनों की आंखें फटी रह गईं। अपने गार्ड्स की लाशें देखकर उनकी सांसें थम गईं। तभी जतिन उनके पास आकर बोला, सर ने अपनी शादी का इनविटेशन भेजा है। कुछ ही देर में शादी है, आप दोनों को चलना पड़ेगा। यह सर का ऑर्डर है, नहीं तो इन गार्ड्स की तरह आपकी भी लाशें गिरानी पड़ेंगी। जतिन की धमकी सुनकर दोनों चुपचाप जेट में बैठ गए। कुछ ही देर में जेट शिमला के एक आलीशान पैलेस के गार्डन में रुका। पूरा पैलेस किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गार्ड्स ने बंदूक की नोक पर अनाया और विक्रांत को हॉल के अंदर भेजा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी नजर मांदा पर पड़ी। शौर्य क्रीम कलर की शेरवानी और माथे पर सेहरा सजाए खड़ा था। एक पल के लिए अनाया की नजरें उस पर जम गईं। तभी शौर्य की भारी आवाज गूंजी, वेलकम, आप दोनों का मेरी शादी में स्वागत है। शौर्य अनाया के पास गया और बोला, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बोलूं। शादी तो हमारी नकली थी, क्योंकि मेरी शादी तो शौरिका के साथ हुई थी, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन झूठा ही सही, पति तो था मैं तुम्हारा कभी, पर अब मैं असली शादी कर रहा हूं। शौर्य ने झुककर अनाया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मिलना चाहोगी मेरी होने वाली बीवी से? उसने हाथ से इशारा किया। सीढ़ियों पर स्पॉटलाइट जली और गार्ड्स के घेरे में लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन नीचे आने लगी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसे देखते ही अनाया और विक्रांत के होश उड़ गए। वो कृतिका थी। शौर्य ने नीचे पहुंचते ही कृतिका की गोरी कमर पर हाथ कसकर उसे अनाया के सामने खड़ा कर दिया। अनाया चिल्लाई, कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये दुल्हन का जोड़ा क्यों? शौर्य जोर जोर से हंसने लगा, सरप्राइज 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 मेरी नकली रह चुकी बीवी और उसके बाप को। कृतिका रोते हुए शौर्य का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। कृतिका ने सिसकते हुए कहा, दी, देखो ना, जीजू मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। इन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो ये आप सबको मार डालेंगे। प्लीज दी, समझाओ ना जीजू को। तभी शौर्य की भयानक आवाज गूंजी, पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। वो कृतिका को खींचकर मंडप की तरफ ले जाने लगा। अनाया ने बीच में आकर रोका, शौर्य,
ऐसा मत करो, वो अभी बहुत छोटी है। शौर्य मुस्कुराया और बोला, जानता हूं जाने मन, मेरी बीवी अब भी काफी छोटी है, पर तुम टेंशन मत लो। भले ही वो तुम्हारी तरह बेड पर मेरा साथ न दे पाए और शायद मुझे झेल भी ना पाए, लेकिन मैं उसे सब सिखा दूंगा। ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरा नाम लेकर मौन करेगी, जैसे तुम कभी करती थी। उसने अपनी आंख विंक की और कृतिका को लेकर मंडप में बैठ गया। शौर्य की बातें सुनकर कृतिका डर से थर थर कांप रही थी। शौर्य ने कृतिका को लेकर मंडप में बैठते हुए पंडित जी से कहा, शादी अगले आधे घंटे में हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी लिटिल वाइफी के साथ सुहागरात भी मनानी है। उसने ये बात अनाया की तरफ देखकर कही। शौर्य की बातें सुनकर कृतिका की हालत खराब हो गई। पंडित जी जल्दी जल्दी शादी की विधियां कराने लगे। जब कन्यादान की बारी आई तो शौर्य ने इशारे से विक्रांत को बुलाने को कहा। बंदूक की नोक पर विक्रांत ने कांपते हाथों से कन्यादान किया। जब सिंदूर दान का समय आया तो शौर्य ने सोने के सिक्के से सिंदूर भरकर कृतिका की मांग भरनी चाहिए, पर कृतिका ने उसका हाथ पकड़कर सिर हिला दिया। कृतिका का रोता हुआ चेहरा देख एक पल के लिए शौर्य रुका, फिर बोला, ट्रस्ट मी, अगर जरूरी नहीं होता तो तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करता। उसने कृतिका की मांग भर दी। मांग भरते ही कृतिका का हाथ ढीला पड़ गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। मंगलसूत्र पहनाने के बाद शौर्य खड़ा हुआ और कृतिका की बाह पकड़कर उसे भी खड़ा किया। कृतिका जैसे ही मौका मिला दौड़कर अपने पिता विक्रांत से लिपट गई और रोते हुए बोली, पापा प्लीज मुझे यहां से ले चलो। विक्रांत ने गुस्से में कहा, शौर्य, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार दे पर मेरी बेटी को छोड़ दे, वो बहुत छोटी है। शौर्य दहाड़कर चिल्लाया, अपनी बेटी की बारी आई तो वो मासूम हो गई। तुम्हारी भी तो दुश्मनी मेरे पिता से थी, फिर तुमने एक 80 साल के लाचार इंसान पर गोली क्यों चलाई? क्यों तुमने एक 19 साल की बच्ची की इज्जत की परवाह नहीं की? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तो अब मैं क्यों करूं? और तुमने अपनी इस बेटी अनाया को 5 साल तक मेरे पास नकली बीवी बनाकर रखा, तब तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं हुई। अब तो इस मासूम के साथ मेरा 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ गया है। शौर्य ने कृतिका की कमर पर हाथ लपेटकर उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, चले वाइफ। शौर्य कृतिका को लेकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया। कृतिका सुबक रही थी। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और फिर कठोर होकर बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम्हारी जान उन लोगों में बसती है जिन्होंने गुनाह किया है, इसलिए तुम्हें सहना पड़ेगा। अब ये आंसू बहाना बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। कृतिका शांत हो गई, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में उसके पापा और दी ने इतना बड़ा गुनाह किया है? सोचते सोचते वो गहरी नींद में चली गई। बैंगलोर, शौर्य का विला। जैसे ही दोनों जेट विला की छत पर लैंड हुए, कृतिका की नींद शौर्य की चिल्लाने की आवाज से खुली। शौर्य ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और कहा, वेलकम टू द हेल मेरी जान। दूसरे जेट से विक्रांत और अनाया को भी गार्ड्स घसीटते हुए बाहर लाए। कृतिका उनके पास जाना चाहती थी, पर शौर्य ने उसे अपनी ओर खींच लिया। शौर्य ने उसके कान के पास ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद कभी मुझे छोड़कर उनके पास जाने की सोचना भी मत। उसने जतिन से कहा कि मेहमानों की खातिरदारी की जाए। अंदर जाते ही शौर्य का सामना उसकी मां से हुआ। उन्होंने शांत पर दुखी आवाज में कहा, जो भी कर रहा है सोच समझ कर कर। इस बदले की आग ने पहले ही 2 मासूमों की जान ले ली है। मैं नहीं चाहती कोई और मासूम इसमें पिसे। मां की बात सुनकर शौर्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसे अपनी बहन की चीखें याद आने लगी। उसने कृतिका का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। उसने कृतिका को अंदर धक्का दिया, जिससे वो कारपेट पर गिर गई। शौर्य ने दरवाजा लॉक कर दिया। वो कृतिका के पास घुटनों के बल बैठा और बोला, रेडी हो जान, पूरी तरह से मेरा होने के लिए। तभी बालकनी से अनाया की चीख सुनाई दी, शौर्य प्लीज उसके साथ कुछ मत करो, वो छोटी है। कृतिका चिल्लाई, दी
प्लीज मुझे बचाओ। देखो जीजू क्या कह रहे हैं। शौर्य ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं आएगा बचाने। तुम्हारी दी को बाहर बांध कर रखा है ताकि वो तुम्हारी चीखें सुन सके और उसे एहसास हो कि जब अपनी बहन की इज्जत जाती है तो कैसा फील होता है। मेरी बहन ने तो जान दे दी थी, पर तुम्हें मैं वो भी नहीं करने दूंगा। शौर्य ने कृतिका को गोद में उठाकर बेड पर पटक दिया। वो उसकी चुनरी और जेवर उतारने लगा। कृतिका लगातार विरोध कर रही थी, पर सब बेकार था। शौर्य ने कृतिका के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। इस वक्त शौर्य अपने बेड पे कृतिका के होठों को अपने कब्जे में लिए उससे किस कर रहा था और उसका हाथ कृतिका की खुली कमर में था। शौर्य ने ये सब तो अनाया को तड़पाने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब वो चाहकर भी कृतिका को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर था तो वो एक मर्द ही, और जब से अनाया ने उसे धोखा दिया था तब से वो किसी के करीब गया भी नहीं था। तो आज वो खुद पे कंट्रोल लूज कर रहा था। कृतिका के मुंह से आवाज तो नहीं निकल रही थी, लेकिन वो अपने हाथों से शौर्य के सीने को पुश कर रही थी ताकि वो दूर हो जाए। लेकिन शौर्य पे इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा था। शौर्य लगातार उसके होठों को चूमे ही जा रहा था। तभी कृतिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो अपना हाथ झटकने लगती है। तब शौर्य उसके होठों को रिलीज करता है और तुरंत कृतिका को पूरी तरह बेड पे लिटा के उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले को चूमने लगता है। अनाया की आवाज लगातार आ रही थी, जो शौर्य से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो कृतिका के साथ कुछ बुरा ना करे। लेकिन यहां शौर्य बहकने लगा था। उसका खुद पे ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। शौर्य लगातार कृतिका के गले को चूमे जा रहा था और फिर अचानक जोर से बाइट कर दिया, जिससे कृतिका की एक जोरदार चीख निकल गई। कृतिका डर के मारे पागलों की तरह रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। शौर्य के सामने खुद को छोड़ने के लिए बोलने लगी। तब शौर्य का ध्यान कृतिका के चेहरे पे गया, जो लगातार बोले जा रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, आप जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे साथ ये सब मत कीजिए, मर जाऊंगी मैं, प्लीज मत कीजिए ये सब। कृतिका लगातार बोले जा रही थी और अपने कोमल हाथों से शौर्य के सीने पे मारे जा रही थी। कृतिका की ऐसी हालत देख शौर्य को बुरा लगता है। कहाँ उसने शादी बदला लेने के लिए की थी कि वो कृतिका को टॉर्चर करेगा तो उसकी फैमिली को बुरा लगेगा, लेकिन अब खुद शौर्य को ही बुरा लग रहा था। शायद उसने बदला लेने का जरिया काफी गलत चुन लिया था, क्योंकि कृतिका सच में मासूम थी। ये बात वो खुद जानता था, क्योंकि बहुत महीनों से उसने अपने आदमी को कृतिका के पीछे लगाया हुआ था। शौर्य एक बटन प्रेस करता है, जिससे बालकनी का दरवाजा लॉक हो जाता है और फिर आवाज का अंदर बाहर आना जाना बंद हो जाता है। मतलब रूम साउंड प्रूफ हो जाता है। रूम साउंड प्रूफ करने के बाद शौर्य कृतिका के चेहरे को गौर से देखता है तो उसे उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भरा मिलता है और रोने के कारण उसका नाक और गाल भी लाल था। अपने हाथों में कृतिका के हाथ पकड़ के उसे अपने सीने से हटाता है और अपना एक हाथ